आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिट्टी में से आप किस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटायंस यानी FeMnZnCu मतलब फेरस, मैंगनीज, जिंक और कॉपर इनका डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे मिट्टी में इन्हें डिटरमाइन किया जाता है। तो उसके लिए एक मेथड है जिसे हम कह देते हैं लिंडसे एंड नॉर्वेल मेथड। स्पेसिफिकली हम कहते हैं DTPA मेथड। DTPA एक्सट्रैक्टेंट किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या कंसंट्रेशंस होती हैं, क्यों होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस मेथड के अंदर हमें जरूरत पड़ती है AAS यानी हम कहेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है ये AAS, किस तरह से काम करता है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इन सब चीजों को भी इस वीडियो में हमें जानना है। यानी हमें सबसे पहले जानना है कि DTPA क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से जुड़ी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए उन्हें जानेंगे, प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है AAS का, रिएजेंट कौन से इस्तेमाल करने हैं, कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले के जो वीडियोस हैं उनके अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री की और भी जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस किया है, उन्हें जाना है। अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोस ना देखी हों और अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आज का जो है वो ये है कि DTPA होता क्या है, व्हाट इज DTPA। उसका फुल फॉर्म कई लोग जानते हैं और याद कर चुके हैं, डाईएथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिडिक एसिड। डाईएथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिडिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, ये कंपाउंड हमने क्यों चूज किया माइक्रोन्यूट्रिएंट के एनालिसिस के लिए, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो DTPA एक तरह का किलेटिंग एजेंट या चिलेटिंग एजेंट होता है। मतलब क्या होता है किलेटिंग एजेंट का, यानी ऐसा कोई कंपाउंड है जो मेटल आयंस को पकड़ सकता है यानी ट्रैप कर सकता है। मतलब मिट्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो बैठे हैं, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन अगर हम क्या करें ऐसा कि हम उसे बांध कर अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकें, बांध कर कोई ऐसा कोई केमिकल बना लेते हैं जो कि क्या करे, इन मेटल आयंस को पकड़ ले, अच्छे से उनको पकड़ के रखे, और फिर जो हमारा लिक्विड बनेगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, उसके अंदर से हम डिटर्मिनेशन कर लेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे को एक ऐसे कंपाउंड की जरूरत है जो मेटल आयंस को पकड़ सके, होल्ड कर सके, ट्रैप कर सके। इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम किलेटिंग एजेंट्स के लिए। किलेटिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, क्लॉ। क्लॉ मतलब एक तरह से वही है कि पंजा बोल दीजिए, या ऐसा कुछ जो मैग्नेट या जो पकड़ के रख सके। किन्हें पकड़ के रख सके, माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटायंस जैसे कि FeMnZnCu को पकड़ सके। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है DTPA का। क्या DTPA के अलावा भी कोई और किलेटिंग एजेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जैसे कि HEDTA भी होता है, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला भी होता है जिसे EDTA कह दिया जाता है। EDTA का फुल फॉर्म फेमस है, यानी इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो 5 में क्या आ गया, पेंटाएसिटिक एसिड आ गया। तो डाईएथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटेज, क्या हमें इसकी स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है, क्या ये एग्जाम में आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन जनरल व्यू के हिसाब से मैंने आपके सामने रख दिया। और आगे हम देख रहे हैं कि जो DTP एक्सट्रैक्टेंट है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। 0.005 मोलर DTPA, 0.01 मोलर CaCl2.2H2O, 0.1 मोलर टी मतलब क्या चाय पत्ती की बात हो रही है? अरे नहीं भाई, टी मतलब ट्राई एथेनॉल एमीन जैसे कहते हैं। इन तीनों का क्या काम है, क्या? अच्छा, DTPA का काम तो आप समझ गए कि भैया एक तरह का पकड़ के रखता है, ये क्लॉ है, ठीक है। CaCl2 और टी का क्या काम है अभी जानेंगे, लेकिन ये कंसंट्रेशन हम अक्सर भूल जाते हैं, एग्जाम में आता है ये फॉर्मुलेशन और हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो दिमाग में ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक ये याद रखनी है 3 2 1। 3 नंबर क्यों, 1 2 3, 3 डिजिट बन रही है ना, देखो 005 3 बन रही है, तो 3 2 CaCl2 में 2 आ रहा है भैया, तो 2 आ रहा है, तो 2 वाला कौन है, 2। और टी, टी छोटा सा वर्ड है, सिंगल टी, तो उसमें कुछ छोटा सा है, तो एक ही डिजिट याद रख लो, यानी 0.1। तो मतलब कहने का मतलब आपको अच्छे से बताओ, यहाँ 000 3 जीरो लगा के कंफ्यूज कर दे, 2 जीरो लगा के 2 की जगह 1 जीरो लगा के कंफ्यूज कर दे, तो हमें कंफ्यूजन ना हो, ये अच्छे से कंसंट्रेशन हमें अच्छे से याद हो, तो उसका फंडा याद रखना है 3 2 1, है ना। जनरली टी को पहले लिखा जाता है, इसको बाद में लिखा जाता है, लेकिन मैंने याद करने के हिसाब से आपको यहाँ सीक्वेंस ये लिखा है 3 2 1, ताकि आपको याद रहे। 3 डिजिट वाला कौन सा है, बड़ा सा नाम DTPA। उसके बाद 2 में 2 मैच हो रहा है, 0.01 है। 0.1 मात्र किसमें है, जिसमें सिंगल टी आ रहा है, टी, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई। पीएच याद रखनी है इसकी 7.3 होती है, स्लाइटली एल्केलाइन है, स्लाइटली एल्केलाइन है। और आगे हम जो मेथड देख रहे हैं DTPA का, वो एल्केलाइन सॉइल के लिए ही हम देख रहे हैं। एसिडिक सॉइल के अंदर तो जैसे फेरस है, एल्यूमिनियम है, ये लोग ज्यादा होते हैं, तो उनके अंदर एक्सट्रैक्शन करना है तो हमें
अलग कुछ हम सकते हैं एसिड्स या हम कह सकते हैं कोई अलग सॉल्ट्स की जरूरत पड़ती है, अमोनियम एसिडेट वगैरह इस तरह के कुछ सॉल्ट आई थिंक की जरूरत होगी। लेकिन ये जो मेथड है हमारा एल्कलाइन या कैल्केरियस सॉइल्स के लिए काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि FeMnZnCu की कमी होती है ना। पीएच आपको पता होना चाहिए, पीएच न्यूट्रल पीएच पर ज्यादातर सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। एल्कलाइन पीएच के ऊपर तो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे लोग ज्यादा होते हैं, तो ये FeMnZnCu की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी, या हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू एसिडिक कंडीशंस कम हो सकती है। तो ऐसी पर्टिकुलर सॉइल्स के अंदर हम ये मेथड देख रहे हैं जिसके अंदर हम डीटीपीए का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना किसके लिए है, कैलकेरियस और एल्कलाइन सॉइल के लिए हम काम ले रहे हैं। आगे यहाँ मैंने लिखा भी है। चलो कह रहे हैं अब वाई डीटीपी, डीटीपी का चुनाव क्यों किया गया। देखो सिलेक्शन ऑफ डीटीपी इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। ये कहता है कि डीटीपी के अंदर स्टेबिलिटी है FeMnZnCu को साथ सबको पकड़ के रखने की। ठीक है, डीटीपी मतलब ऐसा अच्छा गिलेटिंग एजेंट है जो FeMnZnCu को पकड़ सकता है। ठीक है, आगे क्या है, since this extractant was developed for the calcareous and alkaline soil, the extractant was designed to avoid excessive dissolution of calcium carbonate। क्या बोल रहे हैं आप, हम ये बोल रहे हैं ये जो आपने मिट्टी बोली कैल्केरियस या एल्कलाइन सॉइल, वहां पे कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है। कैल्केरियस सॉइल में तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब अगर हम सिर्फ डीटीपीए वगैरह डालेंगे तो हम देखते हैं कि मिट्टी में से कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाहर आ सकता है, समझ रहे हो। द एक्सट्रैक्टेंट वाज डिजाइन टू अवॉइड दी, लेकिन हमने अपना एक्सट्रैक्टेंट इस तरह से बनाया है, हमने क्या क्या चीज डाल रखी है, CaCl2 भी डाल रखा है, टी भी डाल रखा है, इस तरह से बनाया है हमने उसे ताकि CaCO3 बाहर ना आए, मतलब एक्सेसिव डिसोल्यूशन ना हो उसका। एक्सेसिव डिसोल्यूशन होगा तो उसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा आएगा उस सॉल्यूशन के अंदर, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ ऑक्लूडेड माइक्रो, जिसके अंदर ऑक्लूडेड मतलब जिसमें फंसे हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होंगे, तो फिर तो हमें गलत रीडिंग्स मिलेंगी। समझ आई मेरी बात आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिट्टी में अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा और हमारा डीटीपी अगर मान लेते हैं इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है, हमने नॉर्मली मतलब टी नहीं डाला, टीईए वाला टी नहीं डाला, हमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी CaCl2 नहीं डाला, तो मिट्टी में से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर मतलब कैल्शियम बाहर आ जाएगा और वो कैल्शियम के साथ बंधे हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट बाहर आ जाएंगे। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट बाहर आ जाने के कारण हमारी रीडिंग्स गलत आ सकती हैं, हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन आएगी कि अच्छा ओ हमें लगेगा अच्छा इतना फेरस अमोनियम मतलब जो FeMnZnCu है, लेकिन ये तो FeMnZnCu ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बंधा हुआ आ गया। तो हम कैसे रोकें इस कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर आने से, इस डिसोल्यूशन को कैसे रोकें। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ, आई होप समझ आई होगी। नहीं आई हो तो प्लीज मुझे पॉज करके एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। समझ आ गया, ऐसी आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रोकने के लिए हमने टी और CaCl2 की जरूरत पड़ी। टी क्या करता है, टी यानी ट्राई एथेनॉल एमीन जो है वो क्या करता है, वो एक तरह का बफर सॉल्यूशन, मतलब पीएच को मेंटेन करके रखेगा, जितनी है पीएच उतना ही बनाए रखने की कोशिश करता है। दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीविंग, अच्छा दिस ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एक्सेसिव CaCO3 को ना बाहर आने देना। उसके लिए कुछ हम काम में ले रहे हैं टी और कुछ हम काम मदद लेंगे कैल्शियम क्लोराइड, दो चीजों की हेल्प ले रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको, है ना। बाय बफरिंग द एक्सट्रैक्टेंट इन स्लाइटली एल्कलाइन, 7.3 स्लाइटली एल्कलाइन पीएच विद ट्राइएथिलीन अमीन, ठीक है, एंड पार्शियली बाय इंक्लूडिंग द सोल्यूबल कैल्शियम, मतलब बाहर से ही हम कैल्शियम डाल देते हैं, समझ रहे हो। मिट्टी कहेगी कि मैं कैल्शियम दे देती हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, कैल्केरियस हूँ। हम कहेंगे नहीं नहीं मिट्टी तू रहने दे, हम खुद अपने एक्सट्रैक्टेंट में कैल्शियम खुद ही दे देते हैं। समझ आई बात। हम अगर सॉल्यूशन में ही कैल्शियम रखेंगे तो मिट्टी कहेगी ठीक है भाई जब तुम्हारे पास कैल्शियम है तो फिर मैं क्या ही दूं। समझ आई बात, क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंक्लूड किया हमने कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, क्यों, ताकि वो जो कैल्शियम है एक्सेसिव कैल्शियम को बाहर ना आने दे, क्या भाई रहने दे मिट्टी को, ये एक्सट्रैक्टेंट हमारा मिट्टी को बोलेगा तू रहने दे मिट्टी, हमारे पास ऑलरेडी कैल्शियम है, बाहर एक्सट्रैक्ट करने की जो और कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई। तो हमने एक्सेसिव CaCO3 का डिसोल्यूशन कैसे रोका, CaCl2 डाल के रोका। दूसरी बात टी डाल के रोका। टी क्या करता है, देखो जो माहौल है वैसा का वैसा माहौल बना के रखने की जरूरत है। बफरिंग मतलब पीएच को वही मेंटेन करने की जरूरत है ताकि सारे मुझे लगता है केमिकल स्टेबल रहे या उसकी पीएच वही रहे। तो हम देखते हैं ट्राई एथेनॉल एमीन इज सिलेक्टेड एज अ बफर बिकॉज ऑफ इट्स pKa 7.8 एंड इट्स, और ये काम की बात भी ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो टी होता है
उसने पीएच को मेंटेन करके रखा, और जब हम एएस के अंदर हम इसे डालेंगे तो ये पूरी तरह से फ्लेमेबल है, मतलब क्लियरली बर्न्स ड्यूरिंग द फ्लेम एटमाइजेशन। जब हम फ्लेम्स में डालेंगे, अभी हम समझेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, तो वहां जब डालेंगे तो ये पूरी तरह से उड़ भी जाता है। इस बात को समझना है हमें कि टी, जो हमारी टी है, ये हमारी जो यहाँ पे चाय पत्ती है, वो उड़ भी जल्दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, समझ गए? ट्राइएथेनॉल अमीन जो है वो पूरी तरह अपना बस माहौल बना के बफर, मतलब पीएच को मेंटेन करके रखता है। जब एएस में जाने का टाइम आता है तो ये पूरी तरह से बर्न भी हो जाता है। इसकी ये खास बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद द टी। 2/3 हिस्सा जो है कैल्शियम का किससे जुड़ा है? टीटीपी से जुड़ा है। स्टेटमेंट को याद रख लेना, मुझे लगता है हो सकता है कहीं आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा चुका है वो ये है कि द सेलेक्टेड पीएच ऑफ 7.3, सॉरी, एट सेलेक्टेड पीएच 7.3 अप्रोक्सीमेटली 3/4 यानी 75%, 3/4 ऑफ द टी इज प्रोटोनेटेड एज एंड इज प्रेजेंट एज HTEA प्लस। क्या बोल रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि 7.3 पीएच पर जो ये हमारा टी है वो HT में बदल सकता है। HT का मतलब क्या हुआ? प्रोटोनेटेड हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन की जुड़ी हुई फॉर्म यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। और कितना प्रतिशत? 75%। ये 75% पूछा हुआ है मेरे दोस्त। एआरओ का राजस्थान का जो पेपर हुआ था उसके पेपर वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो ये याद रखना है हमें। 75% पीएच 7.3 पे 75% क्या हो जाता है? प्रोटोनेटेड हो जाता है, ये याद रखना है। व्हेन टी इज एडेड टू द सॉइल, अब जब हमने टी डाला मिट्टी के अंदर तो एडिशनल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंटर इनटू द सॉइल। अच्छा, हमने ये क्यों बना? प्रोटोनेटेड करने का क्या टारगेट है? अगर ये प्रोटोनेटेड होगा तो ये कैल्शियम से कैल्शियम मैग्नीशियम का एक्सचेंज करा सकता है ना? एडिशनल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंटर इनटू द सॉल्यूशन लार्जली बिकॉज ऑफ द He plus exchange with calcium and magnesium from the soil exchange site. This exchange generally raises the concentration of calcium by 2-3 fold and helps in suppressing the CaCO3। तो हम कह रहे हैं मिट्टी से एक्सचेंज कर सकते हैं कैल्शियम को, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैल्शियम के कुछ एक्सचेंज करवा सकता है ये। एक हमने कैटायन बना दिया, ये कैटायन दूसरे कैटायन के साथ एक्सचेंज कर सकता है। बात समझ आई? नहीं आई हो तो लेकिन इस बात को जरूर याद रखना कि 75% होता है। आप कहेंगे नहीं दिवाकर, हमें ये बात भी समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई कि HT इसलिए बनाया है ताकि ये जो कैटायन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कैटायंस के साथ एक्सचेंज कर लेगा, और मिट्टी में से सिर्फ कैल्शियम के आयंस बाहर आ जाएंगे, तो मिट्टी से कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़े हुए और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, और हमारी FEM एंड ZNCU की कैलकुलेशन सही हो सकती है। आया कॉन्सेप्ट? बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये वीडियो, देखिए आप ध्यान से, कितने सारे हम पकड़ पकड़ के लाइनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कंपैरेटिव जो भी हमने वीडियोस देखे उसमें तो सिर्फ प्रिंसिपल देखा, कैलकुलेशन देखिए एंड फर्दर सो ऑन चीजें समझ गई, लेकिन यहाँ देखिए आप, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट छुपा है ना? चलो, एट पीएच 7.3 70 to 80% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी प्रोवाइडेड बाय टी इज कंज्यूम्ड इन द एल्कलाइन सॉइल। कितनी कंज्यूम हो जाती है? 70 to 80% कंज्यूम हो जाती है एल्कलाइन कंडीशन। तीन डाटा आगे, कैल्शियम से जुड़ा हुआ डीटीपी कैल्शियम से एसोसिएटेड कितना था? 2/3 बताया था। टी जो है वो 75% प्रोटोनेटेड हो जाता है। तीसरी बात बता दी कि बफरिंग कैपेसिटी कितनी कंज्यूम हो जाती है? 70 से 80% हो जाती है। और यहाँ आगे मैंने आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अवेलेबल कराता हूँ, तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एसिडिक सॉइल में अगर आप डीटीपी डालोगे तो वो ये टी जो है वो मेरे ख्याल से 100% कंज्यूम हो जाएगा, उसकी बफरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। ये सॉल्यूशंस, ये टी एसिडिक सॉइल में काम नहीं करते हैं। पॉसिबल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जो अवेलेबल है उसे भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो वहां आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस चीजों से रिलेटेड। दिस सॉइल टेस्ट मेथड आल्सो इंक्लूड 0.01 मोलर CaCl2। हाँ, अभी हमने बात करी CaCl2 भी डालते हैं हम, क्यों? ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोल्यूशन को ज्यादा ना होने दे, और उससे साथ ही साथ ये जो हमारा कैल्शियम है वो क्या करेगा? फ्लॉक्चुलेशन भी दिखाता है, क्ले पार्टिकल के अंदर जुड़ाव भी लेके आ सकता है। आप कहेंगे दिवाकर आपने हमारे 15 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं और अभी तक आपने डीटीपी मेथड नहीं बताया पूरा, लेकिन कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हो। बिल्कुल, अभी भी अगर आपको ना समझ आया हो तो ये मैंने आपको हिंदी में एक समरी लिख के दी है, इसे भी पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक और बड़ा कॉन्सेप्ट कि जो AAS है इसमें क्या खास बात है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है, ये भी जानना जरूरी है। AAS की फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंफ्यूज करने के लिए कोई एड ऑप्शन दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज करने के लिए कोई यहाँ पे AES मतलब एटॉमिक इमिशन दे दे तो कंफ्यूज मत होना।
है ना। एएएस जो है स्पेसिफिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आगे आईसीपी वगैरह भी इंपॉर्टेंट होती है, फुल फॉर्म एनालिटिकल केमिस्ट्री से जुड़ी, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा एंड वो सब भी चीजें हैं। लेकिन अभी हम एएएस की बात कर रहे हैं, ये जो एएएस है वो कैसे काम करता है। दिवाकर जल्दी बता दो, बहुत टाइम कंज्यूम करते हो आप हमारा। ठीक है, आई एम सॉरी, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। आप वार्म अप तो हो चुके हैं, अब फटाफट से कवर करते हैं। एएएस कैसे काम करता है। एएएस के अंदर काम की बात पहले ये है कि हमें यहाँ हॉलो कैथोड लैंप की जरूरत होती है। हॉलो कैथोड लैंप का मतलब क्या हुआ, खोखला। कैथोड लैंप मतलब जिसमें कुछ कैथोड लगा है। कैथोड हमारा ऐसा होगा जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। क्या बोले दिवाकर, ये बोला कि अगर मान लेते हैं हमें कोई FeMnZnCu की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ कैथोड जो है FeMnZnCu की होनी चाहिए। इसमें से ऐसा सोर्स होना चाहिए, इसमें से ऐसी रेडिएशंस निकलनी चाहिए जो जिसकी हमें जांच करनी है। समझ आई बात क्या बोला मैं ये बोला कि यहाँ हमें ऐसे रेडिएशंस छोड़ने हैं जिसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, क्यों क्यों क्यों, क्या कारण है, अभी समझते हैं। लेट से हमने फेरस जैसी, मतलब फेरस को जो, मतलब फेरस के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आने पर रेडिएशन छोड़ते हैं, वही रेडिएशन अगर हमने बाहर से दी है, समझ आई। मान लेते हैं मैं जांच कर रहा हूँ Fe की, तो Fe के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आने पर जो रेडिएशन छोड़ते हैं, वही रेडिएशन अगर मैं बाहर से दूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सैंपल में हमारा Fe के एटम थे, लेट से सैंपल में 100 एटम्स थे, कितने थे भाई, 100 एटम थे। ये जो 100 एटम थे वो फ्लेमेबल हुए। फ्लेमेबल मतलब आयनिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में आ गए हैं। सैंपल जो था उसमें 100 एटम्स थे, वो 100 के 100 एटम एटॉमिक स्टेट के अंदर हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। लेकिन उन्होंने देखा बाहर से कोई ऐसी रेडिएशन आई, वो है ना, न जाने कोई कैसी हवा चल के आई, ऐसी ऐसी हवा चल के आई, इन एटम्स को महसूस हुआ, अरे 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 ये तो हमारे जैसी वेवलेंथ है, ऐसी वेवलेंथ तो हम भी छोड़ते हैं। एक्साइट होकर वापस नीचे आते हैं तो ऐसी वेवलेंथ तो हम भी छोड़ते हैं। तो इनको कुछ सेटिंग बैठ गई, मतलब उनको समझ आ गया कि अरे ये तो हमारी जैसी वेवलेंथ है। तो जब वेवलेंथ मैच हो जाती है, 100 में से मान लेते हैं 60 एटम्स ऐसे थे, ओवरऑल 100 एटम्स में से 60 एटम्स ऐसे थे जिनको समझ आया अरे ये तो हमारे जैसी वेवलेंथ है, हमारी जैसी वेवलेंथ है। तो फिर इन्फ्लुएंस होके, इस हवा से ये इन्फ्लुएंस होके खुद एक्साइट हुए और इन्होंने कुछ अपनी और एनर्जी रिलीज करी। और ये जो एनर्जी रिलीज करी, इसको हमने क्या कर दिया, बाद में एनालाइज कर लिया। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक हॉलो कैथोड लैंप लेना है जो ऐसी क्षमता रखता हो, जो हमारे सैंपल में जिसकी जांच करनी है उसी तरह की वेवलेंथ छोड़े। उसी तरह की वेवलेंथ छोड़ेगा तो हमने हमारे जो भी मान लेते हैं 100 एटम से कुल मिला के, उन कुल मिला के में से मान लेते हैं 60 ने इस तरह की एनर्जी को रिसीव किया, एब्जॉर्ब किया। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्ब किया कुछ, एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को उन्होंने क्या किया, एक्साइट हुए, वापस नीचे आए, फिर वापस एनर्जी छोड़ी। तो मतलब ये समझ आया कि ये जो हम मैच करवा रहे हैं ना रेडिएशन का, यही सारा खेल है। ये मैच करवाने से जितने लोग अपनी एनर्जी मैच करवा पाते हैं, जितने लोगों को जितने एटम, 100 एटम्स में से 60 एटम्स को ही समझ आया हमारे एग्जांपल में कि अच्छा ये तो हमारी जैसी वेवलेंथ है, तो वो लोग ही क्या करते हैं, इस गिनती में आएंगे। मतलब 100 में से 60 लोग ही थे जो Fe थे, मतलब आयरन के थे। समझ आया। बीएस लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, जितने नंबर ऑफ रेडिएशन आएगी उस तरह से वो मतलब एब्जॉर्बेंस पे था, चलो। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ज्यादा रेडिएशन आएगा मतलब उतना ज्यादा एटम्स हैं। ठीक है दिवाकर, समझ गए हम आपकी बात, क्या कहना चाह रहे थे उसी चीज को आपने वर्ड्स में भी लिख के दे दिया कि एएस जो है वो क्या करता है, हाउ द सर्टेन एलिमेंट्स आर सैंपल। क्या करना है इसमें, एटम्स कैन एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक यूनिक वेवलेंथ। जो एटम्स हैं वो स्पेसिफिक यूनिक वेवलेंथ को रिसीव कर सकते हैं। और इसे कैसे देखा जा सकता है, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एटम। ठीक है, इसको ग्राउंड स्टेट में होते हैं, एक्साइट होते हैं। देखो मैं पढ़ूंगा तो ऑलरेडी इसका वीडियो का ड्यूरेशन 20 मिनट हो चुका है, मैं पढ़ पढ़ के एक एक लाइन बताऊंगा तो मुझे लगता है आप ही का वक्त खराब होगा। मैंने कोशिश करी है आपको डायग्राम से समझाने की, आप इसे एक बार मुझे पॉज करके अपने आप पढ़ लीजिए, इजीली आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, यदि अगर हमें ये लाइनें समझ में नहीं आई है वापस बताइए, मैं आपको हिंदी में अच्छे से चीजें अच्छे से कमेंट करके बता दूंगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये वही बातें हैं कि भाई गैसियस एटम ग्राउंड स्टेट में है, हमने बाहर से सेम एनर्जी दी, एक्साइट हो गए, एनर्जी ऊपर एक्साइट हो गया, एनर्जी छोड़ी इन्होंने, वापस एनर्जी छोड़ी, उसको हमने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करके पता चल गया कि कितने एटम। ठीक है, डन डन डन, आगे आगे आ गया, बढ़े आगे। चलो अब बात करते हैं कि जो हमें बनाना है सिस्टम,
उसके अंदर पहला 0.005 मोलर DTPA सॉल्यूशन आप जो बनाने वाले हैं, आपने कहा दिवाकर 3 चीजें डालनी होती है उसमें, ठीक है। और पूरा मेथड जो आगे हम देखेंगे उसमें स्टैंडर्ड सॉक सॉल्यूशन, वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी। वो सभी क्या है फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला 0.05 मोलर DTPA सॉल्यूशन के अंदर बनाने के लिए हमें कुछ नहीं है 1.967 ग्राम ऑफ DTP लेना है। एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता है कि क्यों 0.005 मोलर ही लिया, इतनी कम कंसंट्रेशन क्यों ली, है ना। एक नॉर्मल भी ले लेते, हर जगह एक नॉर्मल चलता आया है, यहाँ भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना। आता है जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर शायद या हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यही होता है कि हम मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतना ही कंसंट्रेशन डालें कि जितना मिट्टी में जरूरत है। सिर्फ 0.005 मोलर DTPA डालने से मिट्टी के अंदर जो FeMn ZnCu है वो पकड़ में आ जाएंगे। इससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल डाटा है जो एनालिसिस किया गया है। भाई इतनी कंसंट्रेशन डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ आई। तो हम मिट्टी की रियल में जो सिचुएशन है उससे मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लैब में। रियल मिट्टी में जो सिचुएशन है उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम 0.005 मोलर DTP का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। डन। आगे बात समझ। ओके 0.005 मोलर DTPA सॉल्यूशन जो है उसको बनाने के लिए 1.967 ग्राम ही क्यों लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। DTPA का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है मैंने अभी देखा था 393 होता है। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। लेकिन हमें 0.005 बनाना है तो 1.967 ग्राम डालना पड़ेगा 1 लीटर के अंदर। टी कैसे बनाएंगे चाय बनाने के लिए तो आप कहेंगे दिवाकर चाय पत्ती डालो, दूध डालो, पानी डालो, बन जाएगी चाय। नहीं, चाय की बात नहीं चल रही है। हमारा टी अलग है। ऑयल साइंस वालों की जिंदगी में चाय अलग होती है। कौन सी होती है 13.3 ml डालना है हमें ट्राइएथेनॉल अमीन को, है ना, या फिर 14.93 ग्राम डालना है 1 लीटर के अंदर। DDW का मतलब क्या है डबल डिस्टिल वाटर। DDW डबल डिस्टिल वाटर है, उसका इस्तेमाल करना है। आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ DTP ऐड 1.47 ग्राम ऑफ CaCl2 भी डाल दो, ऐड करो पानी डाल दो उसके अंदर। ये सब चीजों को लाइन को पढ़ते पढ़ते वैसे वैसे करेंगे आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। और आपको pH मेंटेन करने के लिए HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। HCl का 8.3 ml लगभग लगेगा जो आपको क्या कर सकता है pH को 7.3। हिट एंड ट्रायल लगाना। सॉल्यूशन हमने बनाया, pH मीटर में डाल के देखा, ओहो इसकी pH तो 8 आ रही है। एसिड डाल दिया थोड़ा सा, ओहो pH हो गई 7.3, ओहो मजे आ गए। फिर मिला के आपको टेस्टिंग कर करके उसकी pH मेंटेन करनी पड़ेगी। DTPA का हो सकता है कल को आपको कोई मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले तो याद रखना 393 ग्राम पर मोल कहा जा सकता है। क्या कोई फॉर्मूला पूछेगा? नहीं, चांसेस नहीं है। क्या कोई फुल फॉर्म पूछेगा? जरूर, बिल्कुल पूछ सकते हैं, डाइएथिलीन ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशंस क्या बनाएं, कैसे बनाएं। सॉल्ट सॉल्यूशन का यही है कि देखो 1 ग्राम प्योर मेटल स्पेसिफिक एलिमेंट डाल सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है और उससे हम आगे स्टैंडर्ड ग्राफ बनाएंगे, है ना, वही होता है स्टॉक सॉल्यूशन। 1000 ppm का पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए एक जो आइटर प्लस से मैंने डाटा लिया वहां तो लिखा है 1 ग्राम प्योर मेटल लेनी है स्पेसिफिक एलिमेंट, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिक एलिमेंट का प्योर मेटल क्या आपके लैब में पड़ा है? पढ़ा हो तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ दिवाकर हमारे लैब में तो FeMn ZnCu निकल इन सब के प्योर मेटल्स पड़े हैं, लेकिन जनरली नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो क्या करें? तो सॉल्ट काम में लो, यानी ZnSO4 7H2O, कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट, फेरस के लिए फेरस सल्फेट, एमन के लिए एमन सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना कितना ग्राम डालना है 1 लीटर के अंदर? 4 ग्राम डाल दो जिंक सल्फेट, और ये आपको मैंने डाटा बता दिया है। इतना इतना 1 लीटर में डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए 1000 ppm का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन 1000 ppm से हमारा वर्किंग सॉल्यूशन नहीं बनती, तो आपका स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। लेकिन हमें AAS में डाल डाल के क्या करना पड़ता है? कैलिब्रेशन के लिए कर्व बनाने पड़ते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर ये सीरीज अच्छे से देख रहे हो, पिछले वीडियोस भी देख रहे हो, तो मतलब समझ आएगा इस बात का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, समझ आ रहा है? ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे को ग्राफ बनाने के लिए काम आएंगे। किसके ग्राफ? सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे फ्लेम फोटोमीटर है, हर किसी के अंदर हमें इस तरह के पहले स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं जिन्हें हम वर्किंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप जो 1000 ppm का बना के लाए हो उसमें से 100 ml ले लो, और सॉरी उसमें से सिर्फ 10 ml ले लो और उस 10 ml को वापस 1 लीटर तक फुलफिल कर दो, तो आपका ये कितना ppm का बन जाएगा? 100 ppm का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब आपका 100 सॉल्यूशन
मतलब 1000 का पहले बनाया था, फिर 100 ppm का बनाया, फिर 100 ppm का बनाने के बाद उसके अलग अलग रेंजेस वाले सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, यानी 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 जो भी आपके जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग वॉल्यूम के कंसंट्रेशन के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन बना सकते हो। क्यों बनाने हैं सॉल्यूशन भैया? ताकि हम स्टैंडर्ड कर्व बना सके। स्टैंडर्ड कर्व में लगा लगा के एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हम चेक कर लेंगे कि हाँ हमारा एएस ठीक से काम कर रहा है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद हमारे हमारे मिट्टी का सैंपल डालेंगे। मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है बहुत ईजी है। अगर यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो हो गया आपका वीडियो का काम। मेन पर्पस इस वीडियो का यही था, आपको कॉन्सेप्ट समझा पाना। लैब में जाकर वहाँ चार्ट पे लिखा होता है ऐसे 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 करना है, मेन तो वही है ना। ऐसे 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 करना होता है, ऐसे 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 आप कर लेंगे, आपका काम हो भी जाएगा। लेकिन हम कोशिश करें वायर्स को समझने की, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कैल्शियम कार्बोनेट डाला, क्यों टी डाला, क्यों क्यों क्यों। एनालाइटिंग इज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ वाई। इतने सारे वाई भरे पड़े हैं, इतने सारे वाई मुझे भी नहीं पता, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह। ठीक है दिवाकर, ज्ञान मत दो, आगे बढ़ो। ओके देखो 20 ग्राम मिट्टी लेनी है, 40 ml डीटीपीए सोल्यूशन डालना है 150 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। उसको शेक करना है हमें 2 घंटे के लिए। देखो कितना डाला, 2 घंटे के लिए शेक करना है। उसके बाद फिल्ट्रेट लेना है, फिल्ट्रेट को सीधा कैलिब्रेशन के बाद एएस या हमारी मशीन के अंदर डालना है। तो मतलब ये सिस्टम, ये जो हमारा मेथड है वो मेनली बेस्ड है एएस मशीनरी के ऊपर, और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमने डाला और वो कॉन्सेंट्रेशन हमको बता देगा। ठीक है, प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं, कुछ अलग नहीं था, है ना। कुल मिलाकर सोल्यूशन लगा, 2 घंटे तक शेक किया, शेक करने के बाद फिल्ट्रेट लेके उसके बाद उसके यानी कॉन्सेंट्रेशन देख लिया। और भी कुछ फुल फॉर्म्स आती हैं, जैसे अभी आपको लास्ट स्लाइड में दिखा आपको आईसीपी ओईएस भी होता है। ओईएस का मतलब है इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एईएस लिखा है तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। आईसीपी एमएस क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ऑप्टिकल एमिशन के अंदर वेवलेंथ से रिलेटेड है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेरे ख्याल से ये एटम का एटॉमिक वेट और उसका चार्ज क्या है उसके रेशियो से जुड़ा होता है। कंप्लीट डिटेल्स तो मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस तरह की फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब रीड केयरफुली लिख के दिया है मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि इस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा। एफईएम जेडएनसीयू के लिए तो आपने अभी जो सीखा वही चाहिए हमारा, लेकिन फेरस के लिए जैसे कि मैंने बताया एसिडिक सॉइल में आपको कुछ अल्टरनेट यानी अमोनियम एसिटेट की जरूरत भी पड़ सकती है। बोरॉन निकालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट तो बोरॉन और मोलिब्डेनम भी होते हैं ना दिवाकर, एफईएम जेडएनसीयू निकल ही थोड़ी होते हैं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तो उनके लिए अलग मेथड्स होते हैं। बॉइलिंग हॉट वाटर मेथड भी होता है, 0.01 मोलर CaCl2, और मैनिटॉल का अलग मेथड होता है, सिलिसिलिक एसिड का अलग मेथड होता है। 3 तरह के मेथड होते हैं। और मोलिब्डेनम के लिए एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अमोनियम ऑक्सोलेट मेथड हो सकता है। मो ऐसे क्यों कर रहे हो दिवाकर? मो मो मोलिब्डेनम, मो गाय 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 क्या हो, गाय का रिलेशन रखो ऑक्स से। ऑक्स मतलब होता है ना काऊ का अपोजिट ऑक्स, तो ऑक्स बहुत घटिया ट्रिक है आई थिंक, बट स्टिल याद रख सकते हैं। मेरी ट्रिक्स ऐसी होती है ना, सुनने में बहुत बेकार लगती है, लेकिन अगर एक बार सुन लें, थोड़ा गौर फरमाएं तो याद हो सकती है। ठीक है, मोलिब्डेनम गाय से रिलेटेड है, मो को रिलेट कर दिया ऑक्स से, तो ऑक्सोलेट याद रखना मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दिवाकर, याद कर लिया, आगे बताओ। सॉल्यूशंस के रेशियो याद रख लेना कि भाई याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये एटलीस्ट ये एक्सेप्टेंट तो जरूर याद रखना। ये मेथड जरूर याद रखना कि बोरॉन के लिए हॉट वाटर मेथड काम में लेते हैं, मोलिब्डेनम के लिए फेमस है 0.2 मोलर वाला अमोनियम ऑक्सोलेट। पीएच भी याद रखना, 3 होती है इसकी। ठीक है दिवाकर, और इसका शेकिंग टाइम देखो भाई, शेकिंग टाइम देखो भाई, 16 घंटे लिख दिया है इन्होंने। मोलिब्डेनम निकालना कितना मुश्किल होगा। ठीक है दिवाकर, समझ गए। 2-2 घंटे तो नॉर्मल है, 5-5 मिनट दिए हैं हमने इस तरह के मेथड्स में। बोरॉन के लिए 60 मिनट वाला मैनिटॉल वाले मेथड में है। ठीक है, क्रिटिकल डेफिशिएंसीज की रेंजेस बताई है, शायद आपसे कोई पूछे तो ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, क्या है इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है क्रिटिकल लिमिट्स पूछी जाती हैं कि फेरस के लिए 4.5 ppm है, याद रखना। 4.5 से कम है अगर मिट्टी में तो वो डेफिशिएंट कही जा सकती है। मैंगनीज 2 ppm तक होता है, जिंक 0.6 तक होता है, कॉपर 0.2 तक होता है। ये क्रिटिकल लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, ये पूछते हैं, स्पेसिफिकली पूछते हैं। असेंडिंग ऑर्डर दिया है मैंने आपको, Fe सबसे ज्यादा, Mn उससे कम, जिंक उससे कम, कॉपर उससे भी कम। और क्या है भैया, और है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको क्रिटिकल लिमिट्स बताई ना, ये अलग है। केट एंड नील्सन का कॉन्सेप्ट अलग है। सुना है कभी केट एंड नील्सन ने ग्राफ बनाए थे, वो अलग चीजें हैं, साथ में मत मिक्स कर देना। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री या सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं, ये लिमिट्स आती हैं, उसके मैंने आपको बता दी। किस तरह का कोई डाउट हो, किस तरह की कोई शंका हो, कोई भी आपके पास थॉट हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कुछ जो भी सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो सीरीज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
आपके विचार सुन के मुझे अच्छा ही लगता है ऑफकोर्स। तो आप क्रिटिक करें, आप चाहे क्रिटिसाइज करें, चाहे आप अप्रिशिएट करें, दोनों ही फेज में मैं आपके दोनों कमेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके विचार आप मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोशिश करेंगे आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिटर्मिनेशन की भी आप बात कर सकें, और फटाफट फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में वन शॉट वीडियो भी मैं बनाना चाहता हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट बातों को एक वीडियो में कवर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।